तीसरा जो बड़ा खतरनाक है, जो वाकई में आपको जिसके बारे में शायद अभी चिंतित नहीं है, उसके इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूं कि नॉइस पोल्यूशन बहुत बड़ा है। कोई जनमत कराएं या सर्वे कराएं तो सर्वे हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि उनको ये पता नहीं चलना चाहिए हम किस बारे में सर्वे करा रहे हैं। जब सर्वे कराने वाली पार्टी का उद्देश्य उनको पता है क्या कराना है और अपने अपने आदमी से कराना, तो उस सर्वे का कोई उद्देश्य नहीं होता। मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नेशनल एक्सपोज मीडिया न्यूज टास्क इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पूरे भारत के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मौजू उठा हुआ है। फिलहाल आप जानते हैं कि इंडिया से अगर बाहर की बात करें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और भारत में इस समय 5 राज्यों में जो चुनाव है वो भी फिनिश हो चुका है। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो दिल्ली में एमसीडी के चुनाव इस समय सर पर है और सारी पार्टियों के दावेदार इस समय अपनी दावेदारी कर रहे हैं और दावेदारी करने का हक हर उस शख्स का है जो पार्टी के प्रति समर्पित हो और जनता से सीधा जनसंपर्क में हो और पार्टी के प्रति उसका कोई ना कोई योगदान ज़रूर हो। तो आज हम यहाँ पर 36E के अंदर मौजूद है और बीपी निगम जी हमारे साथ में मौजूद है और वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम उनसे कुछ मुद्दों पर बात करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर वो अपने वार्ड की जनता के सामने जा रहे हैं, हम उनकी तरफ सीधा रुख करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है। सर, एक छोटा सा जो परिचय है आपके वार्ड की जनता के लिए हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी जनता जानना चाहेगी। हालांकि आपकी जो वार्ड की जनता है वो आपके चेहरे से परिचित है, लेकिन कुछ नए चेहरे भी होते हैं, तो उन नए चेहरों के लिए एक परिचय छोटा सा। मेरा नाम बीपी निगम है और मैं DDA MIG फ्लैट लोनी रोड पे रहता हूँ और मैं बेसिकली एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहा। DTC में मैंने 36 साल नौकरी की और अगस्त 2020 में मैं चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ और नौकरी के साथ साथ मेरा सामाजिक जीवन पिछले लगभग 30 साल से चल रहा है। पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए समता सैनिक दल में मैं नेशनल टीम में स्पोक्स पर्सन रहा, कैशियर रहा और सचेतक रहा। ना केवल ये, मैं DTC में, क्योंकि मैं एक बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैंने BTech किया दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से और उसके बाद बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने MBA किया और 36 साल की नौकरी करने के बाद इसके साथ साथ मैं DTC टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज भी प्रेसिडेंट हूँ, अभी नया नियुक्त हुआ नहीं है, 2011 से प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर। अपनी कॉलोनी का मैं 8 साल जनरल सेक्रेटरी रहा RWA का। मैं यहाँ 5 इलेक्शन अभी तक लड़ चुका हूँ। 3 इलेक्शन में एज जनरल सेक्रेटरी जीता और 1 इलेक्शन में यहाँ पर प्रेसिडेंट हूँ। आज भी पिछले 4 साल से मैं RWA का यहाँ पर अध्यक्ष हूँ और रिटायर होने के बाद मैंने अपना नौकरी भी कर सकता था, मेरे पास ऑफर थी, लेकिन मैंने अपना सामाजिक जीवन जीने का एक मैंने निर्णय लिया क्योंकि मुझे अभी आज की डेट में कोई पारिवारिक मेरे पे लायबिलिटी नहीं है। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां वेल एजुकेटेड हैं, MBA हैं, अपने वेल सेटल्ड हैं और मेरे दामाद आर्मी में हैं, कैप्टन हैं आज की डेट में। एक दामाद MNC में नौकरी करते हैं। मेरा बेटा वेल सेटल्ड है, MBA किया है, BTech किया है और वो भी नौकरी करता है MNC में, वेल सेटल्ड है। मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी वाइफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट रिटायर हुई है NDMC में, वो भी मेरे साथ रहती हैं, हर जगह दोनों साथ साथ रहते हैं और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। सर, पार्टी के प्रति योगदान और पार्टी में आपका जुड़ाव जो है वो जनता के प्रति समक्ष आप रखते हैं। सरकारी नौकरी में रहते हुए, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी से अपना बंधन नहीं रख सकता था, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो उसके बाद मैं राजेंद्र पाल गौतम जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ साथ उनको जिम्मेदारी दी माननीय केजरीवाल जी ने कि UP का उनको चुनाव प्रभारी बनाया गया। तो मैं उनके साथ साथ पूरे 55 जिलों में हमने आम आदमी पार्टी का संगठन का कार्य किया और ईस्टर्न UP को अगर छोड़ दें जहाँ से वैसे कि हमने शुरुआत की थी, उसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में हमने संगठन किया था और खड़ा किया।
आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहाँ खड़ी उसमें राजेंद्र पाल गौतम का बहुत बड़ा हाथ है। संजय सिंह उसका नेतृत्व करते हैं। इन दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया और बहुत प्रयास किया। पहली बार अपना वोट परसेंटेज जो भी आएगा 10 तारीख को आपके सामने आ जाएगा। इसके साथ साथ उत्तराखंड में राजेंद्र पाल गौतम जी को स्टार प्रचारक थे, उनको वहाँ लगाया गया, उनको जिम्मेदारी दी उत्तराखंड की। उनके साथ साथ मैं उनका सहयोगी रहा और हमने 17 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का प्रचार किया, जिसमें गंगोत्री भी गए, काशीपुर भी गए, हम श्रीनगर भी गए, ये देवप्रयाग भी गए, किच्छा भी गए, लाल कुआं भी गए। बड़ी बड़ी विधानसभाएं हैं, 350 किलोमीटर की विधानसभाएं हैं। वहाँ हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का प्रचार किया और उम्मीद है कि हम वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में वेल एजुकेटेड ही नहीं प्लस बल्कि वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स भी यहाँ पर पार्टी से जुड़े हुए हैं। और आपने देखा बीपी निगम जी ने यहाँ पर जो कार्य बताए हैं और जो पार्टी के लिए जो योगदान इनका रहा है वो एक वार्ड लेवल का ही नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश लेवल का और नेशनल लेवल का इनका योगदान रहा है, जो आप सुन रहे हैं। निगम जी, एक चीज़ और पूछेंगे आपसे कि दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो 7-8 सालों में अभी तक कम नहीं हुआ। वर्ल्ड सर्वे में नंबर 1 की पोजीशन पर आता है और 10 जनवरी 2022 को वर्ल्ड सर्वे हुआ था। दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो टॉप 1 पे आया दिल्ली पोल्यूशन के मामले में। सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है टिप्पणी को? देखिए, जिस पोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं वो एयर पोल्यूशन की बात है जी। बेसिकली पोल्यूशन 3 तरह का है और सबसे बड़ा तो सामाजिक पोल्यूशन है, मैं तो उसको सबसे बड़ा मानता हूँ। मानवता का पोल्यूशन है, ये सारे पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो देखिए, ये लगातार इस बारे में प्रयास हो रहे हैं, सभी सरकार ने प्रयास किए हैं। अगर मैं आपको बात करूं तो PIL लगी थी 1990 के आसपास, जिनको मैगसेसे से अवार्ड भी मिला था, एक वकील साहब ने लगाई थी, जिसकी वजह से आज की डेट में अगर आप देखें, आपको अगर याद हो 2000 से पहले अगर आप रात अपना स्कूटर लेके दिन भर ट्रेवल करें और वापस अगर घर आते तो थोड़ी देर बाद शाम के टाइम आपकी आंखें इतनी जलती थी बहुत ज़्यादा, और अगर आप आंखें खुला करेंगे तो इतना काला खुला आता था, बहुत ज़्यादा आपके गले से निकलता था। उसका एक प्रयास हुआ कि हमने डीजल की बसें बंद की तो CNG बसें ली। CNG बसें लेने के बाद भी ऐसा नहीं है सरकार ने प्रयास नहीं किया। अभी जो पेरिफेरी रोड बना हुआ है कि MP बने हुए हैं, उसमें प्रयास किया कि जो दिल्ली डेस्टाइन्ड व्हीकल्स हैं वो दिल्ली में ना आए, बाहर से निकले, यानी कि ट्रकों का उसमें बड़ा जो योगदान है उसके लिए प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। पराली के लिए सबसे ज्यादा जो प्रयास किया अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही है, जिन्होंने अभी देखा होगा आपने एक केमिकल के साथ पराली को वहीं के वहीं खाद के रूप में कन्वर्ट करने के रूप में, मैं इसीलिए उनका बहुत प्रेज करता हूं कि वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनकी टीम में जो लोग हैं वाकई वेल एजुकेटेड है और बुद्धिमान है। वो उसका सही मायने में सोल्यूशन करते हैं, जो लोगों को सोल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको पोल्यूशन को खत्म नहीं करेंगे, कमिटेड है ये गवर्नमेंट, ये दिल्ली गवर्नमेंट। पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की बात होगी, वाटर पोल्यूशन का भी आपने 3 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, 500 किलोमीटर की सीवर लाइन डाली जाएगी। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? देखिए, जितने STP लगे हुए हैं, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बगैर आपका वाटर पोल्यूशन खत्म नहीं हो सकता, यमुना क्लियर नहीं हो सकती। अभी उन्होंने पूरे हमारा जितना भी रूरल एरिया है कहीं सीवर लाइन नहीं है, सीवर लाइन नहीं है तो STP तक पानी नहीं आएगा, वो अभी भी नाले में जाता है, गंदे का गंदा पानी, और नाला जो है सीधा यमुना नदी में जा रहा है। नाले को, पानी को रोकने के लिए क्या करना होगा आपको जगह जगह STP लगाने होंगे, छोटे STP लगाने होंगे। हर एक कॉलोनी की एक अपनी जिम्मेवारी होगी, STP और हार्वेस्ट सिस्टम लगाना होगा, यानी कि पानी जो वाटर है, जो बरसात का पानी है वो नीचे जाना चाहिए और जो गंदा पानी है वो ट्रीट होना चाहिए कॉलोनी के बाहर ही। और मैं आपको बता दूं सूचना के लिए, काम अभी वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या पूरे इफेक्टिव नहीं कर रहे हैं, बट प्लान वो पूरा है कि हर कॉलोनी के बाहर गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया कि जो कॉलोनी बसेगी, सोसाइटी बसेगी, उसके बाहर STP लगाया जाएगा, ताकि जो वहाँ का गंदा पानी है वहीं ट्रीट होगा और वो जो पानी, साफ पानी है, वो जो प्लांट्स हैं उनके लिए या नॉन ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत होती है वहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जाएगा। आप देखिए, ओखला में एक STP लगा हुआ है जिसका बहुत सारा पानी आज भी
रिसाइकल करके उसको यूज़ करते हैं। और पूरे ऑर्डर है कि जितना भी हमें हॉर्टिकल्चर में पानी की ज़रूरत है उस पानी को हम वही वाला पानी यूज़ करें, ड्रिंकिंग वाटर है उसको हम इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है, सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है और मैं पूरी उम्मीद है कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और तीसरा जो बड़ा खतरनाक है, जो वाकई में आपको जिसके बारे में शायद अभी चिंतित नहीं है, उसके इफेक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि नॉइस पोल्यूशन बहुत बड़ा है। नॉइस पोल्यूशन कम नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का जब एक आदमी खड़ा होता है तो आप सोचिए कितना पोल्यूशन देखता है। लोग उसकी ये तो देखते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है किस तरह का, लेकिन उसकी देखिए पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन दोनों को झेलता है। आप मोटरसाइकिल पर जब जा रहे हैं और आप सड़क पर खड़े होते हैं तो आप दोनों पोल्यूशन को बहुत बुरी तरह से झेलते हैं। अभी आप नॉइस पोल्यूशन का जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन समय आएगा कि जिस टाइम आपको नॉइस पोल्यूशन की ठीक करना होगा, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आप। अच्छा सर, जैसे कि पानी की बात आती है, नालियों के अंदर पानी और गलियों के अंदर जो है पानी, बरसात होती है, फिलहाल तो अभी इस समय तो कोई बरसात का सीज़न नहीं है, लेकिन अभी भी जो है जो नालियां हैं उसमें पानी भरा हुआ रहता है। हमारा सर्वे हमने किया कई जगह पर जाकर, पब्लिक सर्वे हमने किया, गलियों में हम सर्वे किया, तो अभी भी पानी भरा रहता है नालियों के अंदर। लेकिन बीजेपी सरकार एक आरोप लगाती है कि जो बड़े नाले हैं, बड़े नाले अरविंद केजरीवाल की सरकार साफ नहीं करवाती, जिसकी वजह से उसमें कूड़ा करकट बढ़ जाता है और पानी बैठ जाता है और नालियों गलियों में फिर दोबारा वो चला जाता है, जिसका ठीकरा वो हमारे ऊपर छोड़ते हैं। दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटीज है, मैं पहले आपको बता दूँ, कहीं डीडीए है, कहीं एनडीएमसी है, कहीं एमसीडी है, कहीं कंटोनमेंट बोर्ड है। इनके सबके ना अलग अलग जिम्मेवारियां हैं नाले की। इतना बड़ा नाला एमसीडी के अंदर है, उससे बड़ा नाला दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, उसमें भी कुछ दिल्ली जल बोर्ड के अंदर है, बहुत सारे दिल्ली फ्लड कंट्रोल के अंदर है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं जो समझ रहा हूँ वो आप दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो नाले आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ये नाला बीच वाला है, ये बड़े नाले को तो पानी सप्लाई करता है आगे और छोटे नाले से पानी आता है। अब ये तीनों जब तक एजेंसी काम नहीं ठीक करेंगी, आप सोचिए अभी हमारे पड़ोस में ड्रेन है, इसको हर साल इसमें से सफाई कराई जाती है जी। ऐसे ही दिल्ली जल बोर्ड भी ये नाले साफ कराती है। ऐसा नहीं है कि अभी फरवरी का मार्च का महीना शुरू हो गया और अगले 3 महीने में ऑर्डर से इनके इशू हो जाते हैं और ये 3 महीने का टाइम होता है जब इनको साफ कराया जाता है। एमसीडी को भी ऐसे कराने चाहिए, लेकिन एमसीडी के पास ऐसे स्कीम नहीं है, अब उन्होंने बंद कर दी। पहले ये वाटर सप्लाई के अलावा ये पहले CSC नाम से एक स्कीम हुआ करती थी, सैनिटेशन इंजीनियरिंग के नाम से, वो तब एमसीडी के अंदर हुआ करती थी, उसमें तब एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी हुआ करते थे, तब दोनों की जिम्मेवारी हुआ करती थी कंबाइंड। लेकिन अब अलग अलग होने से हो क्या रहा है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो है भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। वहाँ लोग ऑर्डर होते हैं या तो मैनुअल डिपार्टमेंटल कराना है तो लोग नहीं आते हैं, और ठेकेदार को दे दें तो वो बिल रेज करता रहता है, उसको काउंटर चेक नहीं करते या पूरी तरह से ईमानदारी से नहीं कराते, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जब देखा गया है, जब इनको साफ कराया गया तो ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं रही है और प्रयास दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है। आपने देखा होगा कि कुछ छोटी गाड़ियां अभी जिसपे SBI लिखा रहता है, वो गाड़ियां इन्होंने इसीलिए अरेंज की कि ये सीवरेज जो है ना क्लीन कराना बहुत जरूरी है। जो खुले नाले तो आपको दिखाई दे गए होंगे, पर आपको सीवरेज क्लीनिंग नहीं दिखाई देती होगी, जो अंडरग्राउंड क्लीनिंग है। उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इसीलिए 200 मशीनें पूरे दिल्ली भर में लगाई हैं और अभी नया टेंडर लगा रहे हैं सेप्टिक टैंक क्लीनिंग का। सेप्टिक टैंक अभी क्लीनिंग कराने का काम प्राइवेट का होता है, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट कहती है प्राइवेट वाला कराता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है इससे मेरे को क्या फायदा होने वाला है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि सबके सेप्टिक टैंक फ्री में वो ही क्लीन कराएंगे और उसके लिए टेंडर फ्लोट हुए हैं 300 गाड़ियों के लिए, हर घर में, छोटी गाड़ी भी और बड़ी भी, क्योंकि घर छोटी गलियों में भी है। तो सीवर क्लीनिंग और ये सेप्टिक क्लीनिंग मैकेनिकली इनको साफ कराना, ताकि उसमें आदमी नहीं घुसे, आदमी की मृत्यु नहीं हो। ये प्रयास दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है और उसमें सक्सेस भी हुई है और 3 साल से वो मशीनें चल भी रही हैं। 3 से ज़्यादा हो गए, 4-5 साल हो गए। अच्छा सर, एक जनमत का आयोजन कराया है अभी बीजेपी सरकार ने दिल्ली के अंदर। दिल्ली में जगह जगह बूथ लेवल पर ये जनमत आयोजन पूर्ण किया गया है, लेकिन वहाँ पर जो है उनके हर बूथ पे कोई ना कोई उनका पार्टी का कार्यकर्ता मौजूद था और वो उनको फॉर्म दे के लोगों की राय ले रहे थे।
जिनमें उनका आरोप है कि दिल्ली में जो पिंक ठेले अरविंद केजरीवाल जी ने खोले हैं दिल्ली के अंदर लेडीजों के लिए, तो उसका जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बीजेपी सरकार ये भी बोल रही है कि इसमें ज़्यादातर लेडीजें जो है वो विरोध कर रही हैं सरकारी ठेकों, पिंक ठेकों। देखिए, जब कोई जनमत कराएं या सर्वे कराएं तो सर्वे हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि उनको ये पता नहीं चलना चाहिए किस बारे में सर्वे करा रहे हैं। जब सर्वे कराने वाली पार्टी का उद्देश्य उनको पता है क्या कराना है और अपने अपने आदमी से कराना, तो उस सर्वे का कोई उद्देश्य नहीं होता, वो फिर वो पूरा नहीं हो पाता, उसका कोई फायदा नहीं होता ऐसे सर्वे कराने। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अपनी एक्साइज पॉलिसी बनाई है, इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई है कि सरकार अपना कंट्रोल उसकी सिर्फ इसलिए रखती है कि लोग जहरीली शराब से मरे नहीं, वरना सरकार को शराब की नीति बनानी नहीं चाहिए। तो वो केवल इसलिए बनाती है कि लोग नहीं मरे, किसी की जान नहीं जाए। मैं आपको बता दूं, मयूर विहार फेज 1 में 2 मॉल हैं, नाम मेरे को आज भी याद नहीं आ रहा, उसमें 26 ठेके थे, 26 ठेके एक वार्ड के अंदर थे। ये पूरा शराब माफिया है जो यहाँ पर है, जिनके वो दुकानें बंद हो गई, एक जगह से हटा के उनको स्टैगर्ड किया अलग अलग जगह पर, जिसकी वजह से वो लोग परेशान हो रहे हैं। अब क्या है, हर वार्ड में 3 दुकानों का इन्होंने दिया। 272 वार्ड है, वही 750 दुकानें पहले थी, उससे कुछ कम 740 के करीब भी दुकानें हैं, एक भी दुकान बड़ी नहीं है। लेकिन लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जैसे बहुत नए नए ठेके खुल रहे हैं। नहीं, इकट्ठों को हटा के दूसरी जगह अलग अलग वार्ड में उनका अलॉट किए गए। अच्छा सर, ये भी एक आरोप है कि पहले पब्लिक प्लेस पे और धार्मिक स्थानों पर, रिलीजियस जो प्लेस है, उन पर ठेके नहीं खुलते थे, लेकिन आज की डेट में खुल रहे हैं। तो इसके लिए कोई टिप्पणी नहीं, ऐसा नहीं है कि धार्मिक स्थानों पे कोई ठेके नहीं खुलेंगे। उसके आसपास में पता नहीं, उसकी एक लिमिट है, उससे 100 मीटर का क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के अंदर ही खुलते हैं। और देखिए, पहले जो है सड़क के बाहर वो लाइन लगी होती थी, आपने देखा होगा, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं फ्री में बट रही है। अब उन्होंने कहा नहीं, इतनी महंगी चीज है, इतना लोग आदमी लेने वाला सभ्य आदमी भी होता है, इसमें सब तरह के लोग होते हैं। तो इस तरह से आप दुकान को बनाइए कि आदमी अंदर जाए। जैसे हम 50 रुपए या 100 रुपए का कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जनरल स्टोर अंदर होता है, उसके अंदर जाना चाहिए आदमी। ये कौन सा तरीका है? और फिर उसके बाहर रेडियां लगा के वहाँ लोग वहीं खड़े होके पीते थे, वो बिल्कुल बंद कराते हैं। ये नहीं होना चाहिए, अच्छा में नहीं होना चाहिए, अंदर जाना चाहिए। और जो कानून नियम है पहले भी दुकान खोलने का, वो नियम चेंज नहीं किया है। चलिए, अच्छा सर, एक अगर पार्टी, एक क्वेश्चन है हमारा, अगर आपको पार्टी टिकट से नवाज देती है, और हमें तो लगता है कि नवाजेगी, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको पार्टी नवाज देती है टिकट से, और टिकट से नवाजने के बाद आपकी वार्ड की जनता से सर आपकी कोई अपील? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो केजरीवाल जी का मॉडल है सरकार का, जिसको आप देख रहे हैं आज की डेट में पंजाब ने भी एक्सेप्ट किया है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, ये केजरीवाल की गवर्नमेंट, ये सबसे ज्यादा जो काम करती है, ये एक गरीब तबके के लोग के लिए काम करती है। और एमसीडी में के जो क्षेत्र है, ज्यादातर जन्म से लेके मृत्यु तक हर आदमी को एमसीडी की जरूरत पड़ती है। और एमसीडी के बारे में मशहूर है कि वो बिना लिए दिए कोई काम होता ही नहीं, और हो जाए वो गनीमत समझता है। वो ये कहता है कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है, मैं आपको क्या बताऊं कि वहाँ आपस में भी अगर किसी आदमी को दूसरे आदमी से काम कराना है तो बेचारा पैसे देता है। मेरी सिस्टर टीचर थी, उसको अपना पीएफ निकालना था, वो कॉर्पोरेशन में टीचर थी, पीएफ निकालते कि बगैर पैसे दिए निकल ही नहीं सकता, ऐसा होता नहीं। तो ये भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लोगों की सेवा जो करनी चाहिए सही मायने में, वो एमसीडी कर नहीं रही है। इसको बिल्कुल एक तरह से रिनोवेशन की जरूरत है इसको, और दिल्ली सरकार इसके लिए कमिटेड है और इसको करेगी, और बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और यहाँ नहीं करेगी, अभी देखिए पंजाब में भी करेगी, और चांस पूरे हैं कि गोवा में भी और उत्तराखंड में भी ये दिल्ली के मॉडल को लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इसी तरह से एमसीडी के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। और हमारा जो वार्ड है, हमारे वार्ड में अशोकनगर का क्षेत्र सबसे बड़ा आता है, जो अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी है। अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी के लिए अलग से बजट का प्रोविजन होता है। बजट एमसीडी का कम नहीं होता,
उसकी अर्निंग जो है फंड कम कलेक्शन होता है, यानी कि स्पोर्ट्स की फंड कलेक्शन कम होता है, और अर्निंग के सोर्सेस एमसीडी के पास ईस्ट दिल्ली में कम है, तो साउथ दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। एनडीएमसी को बात करेंगे तो उसका जो खर्चा है उसकी कमाई से बहुत कम है, उसके पास इतने अर्निंग रिसोर्सेज हैं कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे को लगता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनको एक तो अपने अर्निंग के रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। अर्निंग के रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं, और केजरीवाल इस मामले में बहुत बुद्धिमान आदमी है, और मेयर को पूरी पता है, उनकी टीम में जो मैं जानता हूँ लोगों को, वाकई वो इंटेलेक्चुअल है। वो जो बैठ के बैक एंड पे जो लोग काम करते हैं वो वाकई में ही जनता के लिए काम करते हैं, और उसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप देखिए केवल पूरे भारतवर्ष में दिल्ली एक स्टेट ऐसा है जिसकी सीएजी ने रिपोर्ट सबमिट की थी कि हर बार हर साल इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया बजट का हर बार सेव किया है, जबकि सबका अंडर बजट होता है। एक ये दिल्ली गवर्नमेंट, ये सीएजी की रिपोर्ट है, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहा हूँ। और ये कैसे हुआ? केजरीवाल ने अपनी कमाई को बढ़ाया और अपने खर्चे को घटाया। ये सब करने के बावजूद अभी इसमें फ्री सर्विस भी इंक्लूडेड है, सब कुछ इंक्लूडेड है, इवन देन उन्होंने अपने खर्चे को कम किया और अपने जो कमाई है उसको बढ़ाया, जिसकी वजह से 60,000 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया सेव किया है। ये सीएजी की रिपोर्ट है। चलिए, आप देख रहे थे बीपी निगम जी ने यहाँ पर हर मौजू पर बड़े ही खुलकर, बड़े ही विस्तृत तरीके से यहाँ पर टिप्पणियाँ की है, और जनता को जिन चीज़ों का नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में भी जनता को अवगत कराया है। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे मौजू हैं, बहुत सारे मुद्दे पैदा हो रखे हैं। अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी आती है तो उसके समाधान की जो प्रक्रिया है, उसका जो क्रियाकलाप है, उसका जो प्रोसेस है वो भी बीपी निगम जी ने यहाँ पर आपको बताया है। और जनता से अपील का ये है कि आप जान सकते हैं कि समाधान इन्होंने बातों बातों में बताया है, और जनता समझदार है, और जनता जनार्दन है, और जनता ही राजा है, और जनता ही जो है पीएम है, जनता ही सब कुछ है। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे न्यूज़ 10 इंडिया।